नमस्कार। किससे कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का कावेरी जी का करवा चौथ का व्रत था। नई साड़ी पहने 16 श्रृंगार किए कावेरी जी अपने पति विजय शंकर जी का इंतजार कर रही थी। दोनों बहुएं भी तैयार होकर नीचे आ चुकी थीं। उधर कावेरी जी खिड़की से बाहर झांक झांक कर देखे जा रही थीं कि तभी उन्हें चांद दिखाई दिया। अब कावेरी जी मन ही मन बुदबुदाई, अब तो चांद भी निकल आया, लेकिन खुद का बिल्कुल भी अता पता नहीं है। ना जाने कहाँ चले जाते हैं बिना बताए। वह यह सब सोच ही रही थी कि दोनों बहुएं और बेटे नीचे आए तो कावेरी जी ने उनसे पूछा कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हुए हैं, तुम्हें पता है क्या? तब दोनों बेटे और बहू ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, हमें तो नहीं पता है कहाँ है पिताजी। कि तभी गेट के दरवाजे की बेल बजी। दरवाजे की बेल को सुनकर के कावेरी जी बोली, लगता है तुम्हारे पिताजी आ गए, और वह दरवाज़ा खोलने के लिए भागी। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसने पूछा कि क्या विजय शर्मा जी का घर यही है? कावेरी जी ने हाँ में गर्दन को हिलाते हुए कहा, जी हाँ यही है, लेकिन आप कौन? कि तभी उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा कि जिसको सुनकर कावेरी जी वहीं के वहीं बेहोश हो गईं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। सुबह का समय था और तब कावेरी जी अपने घर के मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थीं कि छोटी बहू सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई तो कावेरी जी ने उसको आवाज़ लगाते हुए कहा, छोटी बहू बेटा गौरव को नाश्ता करवा देना। मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है और पूजा करने के बाद मैं तुम्हारे बाबूजी को नाश्ता करवा दूंगी। वैसे भी हम लोग तो आज नाश्ता करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों का तो आज करवा चौथ का व्रत है ना। छोटी बहू ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और वहाँ से चली गई कि तभी घर की डोरबेल बजी तो कावेरी जी ने अपनी बड़ी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा, बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जब बहू उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो कावेरी जी ने वही बात दोबारा से दोहराई कि उनकी बड़ी बहू अंदर से गुस्से में भरी हुई और चिल्लाती हुई बाहर आई और बोली, बहरी नहीं हूँ, सुनाई देता है मुझे जो इतना चिल्ला रही हो आप। उतना चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? आप जब देखो तब शोर ही मचाती रहती हैं। और इतना कहते हुए बड़ी बहू कनक वहाँ से चली गई। 2 मिनट बाद बहू आई तो बोली, कोरियल वाला आया था। और इतना कहकर बड़ी बहू कनक अपने कमरे में चली गई और कावेरी जी भी उठकर रसोई में काम करने के लिए चली गई। कावेरी जी काम कर ही रही थी कि उनके पति बाहर से उनको आवाज़ लगाते हुए आए और बोले, अरे कावेरी, सुनती हो क्या? कहाँ हो? अरे भाई, कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, कम से कम जवाब तो दे दो। विजय शर्मा जी की आवाज़ सुनकर कावेरी जी रसोई से बाहर झांकती हुई बोली, आ गए आप? कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, नाश्ता भी नहीं करके गए। हाथ में नाश्ते का थाल लिए रसोई से बाहर आती हुई कावेरी जी बड़बड़ाई जा रही थी, कितनी बार मना किया है आपसे कि भूखे पेट बाहर मत जाया कीजिए। चलिए आइए और चुपचाप से बैठकर नाश्ता कीजिए। अरे भाग्यवान, यह नाश्ता वास्ता अब मैं तभी करूँगा जब शाम को तुम अपने करवा चौथ का व्रत खोलोगी, तब तुम्हारे साथ ही मैं कुछ खाऊंगा। लेकिन आप समझते क्यों नहीं हैं? अब आपकी वह उम्र नहीं रही है कि आप मेरे साथ भूखे रह सकें, पहले की तरह मेरे लिए भी करवा चौथ का व्रत रख सकें। थोड़ा सा तो खा लीजिए। तब विजय जी उनके हाथ से खाने की प्लेट लेते हुए बोले, इसको यहाँ रखो और आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, जल्दी चलो। और इतना कहकर नाश्ता की प्लेट टेबल पर रखकर विजय जी कावेरी जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गए। उधर उनके दोनों बेटे और बड़ी बहू आपस में ही बातचीत करने में लगे हुए थे। बड़ा बेटा हाथ में कागज़ लिए हुए चला जा रहा था और कह रहा था, पता था मुझे पैसों की वजह से इस बार भी मेरा लोन नहीं मिलेगा। कि तभी छोटा बेटा भी बोला, भैया पैसों की वजह से तो मेरा खुद का प्रमोशन अभी तक अटका हुआ है। कावेरी जी की बड़ी बहू कनक तभी बोली, छोटी मोटी रकम होती तो मैं अपने मायके से ले आती, बात पूरे 50 लाख की है। तभी उनका छोटा बेटा भी बोला कि मुझे भी अपने प्रमोशन के लिए 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। भैया मैं कहूँ तो आखिर किससे कहूँ? अब उन तीनों की बातें पीछे से छोटी बहू सुन रही थी। वह वहाँ आकर बोली, एक बात बताइए,
पिताजी ने अपने पूरे जीवन में इतना कुछ कमाया है, सारा पैसा इन्होंने कहाँ उड़ा दिया। जाकर उनसे बात तो कीजिए, कुछ पूछिए तो सही। उधर विजय जी अपनी पत्नी कावेरी जी के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उनके लिए सारे श्रृंगार का सामान लेकर आए थे, जिसको जब उन्होंने कावेरी जी के हाथ में दिया तो वह उसे देखकर फूली ही नहीं समा रही थी। वह इतनी खुश हो रही थी। बहुत सुंदर साड़ी लाए हैं आप मेरे लिए, और इस बार आपको क्या हो गया है जो आप इतना सारा सामान लेकर आए हैं? अरे कावेरी, जिंदगी में कुछ दिन तो बचे ही हैं। मैं सोच रहा हूँ सब कुछ अच्छे से निपट जाए। अच्छा, यह सब बातें छोड़ो, तुम यह बताओ तुम्हें सारी चीज़ पसंद तो आई ना? तो कावेरी जी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे सारी चीज़ बहुत पसंद आई। अच्छा तो कावेरी, एक बात बताओ, यह गौरव और समीर सुबह से कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं दोनों? भाई, तब कावेरी जी ने अपने पति से कहा, यहीं होंगे। एक बात कहूँ मैं आपसे, वह दोनों भी आजकल बहुत ही उदास रहने लगे हैं। यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ कावेरी, लेकिन मैं क्या करूँ? दो दो नौकरी मिली थी समीर को, एक से एक बढ़िया, लेकिन उसने एक भी नौकरी नहीं की। अपना बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। और तुम तो जानती ही हो कि अपनी नौकरी में बच्चों को इतना पढ़ाना लिखाना इतना ही हो पाया था। अब मैं उसे कहाँ से पैसे ला कर दे दूँ? मैं खुद इन सब चीज़ों को सोचकर बहुत परेशान रहता हूँ कावेरी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? और इतना कहकर विजय जी फूट फूट कर रोने लगे। कावेरी जी ने जैसे तैसे उन्हें सांत्वना दी। अब विजय जी उठकर घूमते फिरते बाहर बरामदे की तरफ आए तो बड़ी बहू वहाँ पर खड़ी हुई थी। तब विजय जी ने उससे कहा, अरे बहू, बेटा यहाँ क्यों खड़ी हो? शाम का समय हो गया है, जाकर तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में चांद निकल आएगा। तब बहू बोली, इंतज़ार कर रही हूँ उनका मैं बाबूजी। एक बात कहूँ मैं आपसे, यह जो भी कुछ हो रहा है ना, सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। विजय जी ने चौंकते हुए कहा, मेरी वजह से? क्या मेरी वजह से हो रहा है बहू? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे आपकी वजह से बैंक के लोन के लिए आज दर दर भटक रहे हैं ये वह, और आप कह रहे हैं कि आपने क्या किया? कि तभी पीछे से उनका छोटा बेटा आकर बोला, भाभी सही कह रही हैं पिताजी, मैंने आज भी नौकरी जहाँ से शुरू की थी वहीं का वहीं अटका हुआ हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पैसे देकर अपना प्रमोशन करवा दूँ। पीछे से छोटी बहू बोली, एक बात बताइए पिताजी, वह गांव की ज़मीन आपने किस लिए रख रखी है? यहाँ बेटे इतने परेशान हैं और आपको उस ज़मीन की पड़ी है। उस ज़मीन को बेच क्यों नहीं देते हो आप? कि तभी विजय जी बोले, उस ज़मीन को बेचकर क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? थोड़े से पैसों के लिए मैं अपने पुरखों की ज़मीन और जायदाद, उनकी निशानी को बेच दूं? तभी छोटा बेटा फिर से बोला, वैसे भी आपने किया ही क्या है हमारे लिए? बेटे की इतनी बात सुनकर विजय जी बोले, किया क्या है? तुम दोनों के लिए? अरे अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी तुम दोनों भाइयों को पढ़ाने लिखाने में और इस काबिल बनाने में लगा दी मैंने, और तुम कह रहे हो कि किया ही क्या है मैंने? मैं तो सोच रहा था कि यही मेरी सबसे बड़ी जीत है कि अपने बच्चों को आज इस काबिल बना दिया। विजय जी इतना कह ही पाए थे कि पीछे से उनका बेटा समीर आया और बोला, किस बात की जीत पिताजी? जीत नहीं, यह आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है। कह लीजिए। हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा थमाता हुआ बोला, मेरा लोन इस बार भी रिजेक्ट हो गया, और यह सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। दोनों बहू बेटे जी भर कर विजय जी को कोसने लगे और उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चले गए। विजय जी मन ही मन बहुत दुखी हो गए कि अचानक से उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और अपने जीवन बीमा वाले एजेंट को फ़ोन करके उसे पूछने लगे कि क्या मेरी जो वो जीवन बीमा की पॉलिसी है उस पर लोन मिल सकता है। तब उस एजेंट ने कहा, जी बिल्कुल लोन मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। तब विजय जी बोले, ठीक है, तो मैं आपसे आकर आपके ऑफिस में मिलता हूँ। और इतना कहकर वह वहाँ से उस एजेंट के ऑफिस के लिए निकल गए।
इधर कावेरी जी विजय जी की दी हुई नई साड़ी पहनकर तैयार होकर उन्हें आवाज़ लगाए जा रही थीं। फिर मन ही मन बुदबुदाई, न जाने कहाँ चले जाते हैं यह भी। कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे तब दिखाऊंगी कि उनकी दी हुई साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। कि तभी घर की डोरबेल बजी और जब कावेरी जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक पुलिस वाला खड़ा था, जिसने उन्हें बताया कि पुल के पास आज विजय शर्मा जी का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया और वह स्कूटर के साथ नदी में जा गिरे। पुलिस उनको तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिल पाई है। बस इतना सुनते ही कावेरी जी दहाड़ दहाड़ कर रोने लगीं और बेहोश हो गईं। विजय जी के बेटे और बहू भी यह सुनकर चौंक गए। 2 दिन बीत चुके थे और विजय शर्मा जी का कोई अता पता नहीं था। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर का फ़ोन आया और उसने विजय शर्मा जी के बेटे और उसकी पत्नी को एक शव के मिलने पर उसकी शिनाख्त के लिए बुलाया। कावेरी जी के बड़े बेटे समीर ने जाकर उस शव की शिनाख्त कर दी और कहा, यह मेरे पिताजी हैं। विजय जी की मौत के बाद घर का माहौल कुछ दुख में था, लेकिन सबसे बुरा हाल कावेरी जी का था। बाकी दोनों बहू और बेटों पर कोई खास ज़्यादा असर नहीं था। विजय जी की मौत की खबर सुनने के बाद बीमा कंपनी का एजेंट उनके घर आया और उसने कावेरी जी को बताया कि विजय शर्मा जी ने 2 बीमा करवाए हुए थे, जिनमें से एक का क्लेम 75 लाख रुपए का चेक वह कावेरी जी को इस समय देकर चला गया और फिर बाकी के 25 लाख रुपए कुछ दिन बाद देने को कहकर वह वहां से चला गया। कावेरी जी चेक को हाथ में लेकर सोच रही थीं कि इतने में बड़े बेटे समीर ने उनके हाथ से चेक पर झपट्टा मारा और बोला, माँ, अब आप आराम कीजिए, इस चेक को मैं संभाल कर रख देता हूँ। 2 दिन बाद कावेरी जी अपने पोते के साथ बाहर बरामदे में बैठी हुई थीं कि तभी उनका बड़ा बेटा समीर रात में एक मिठाई का डिब्बा लेकर आया और आते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, यह लो, मिठाई खाओ, क्योंकि मैंने अपना नया ऑफिस खोल लिया है और परसों का उसका उद्घाटन है। तब कावेरी जी बोली, बेटा, कुछ पैसे संभाल कर रख लेते तो आगे काम आते। तब कावेरी जी की बड़ी बहू बोली, पैसे रख लेते? पैसे कहाँ से बच जाएंगे, बताना ज़रा। 50 लाख रुपए में उनकी बिजनेसमैन के साथ डील हुई है और 5 लाख रुपए में हमने अपने नए ऑफिस का उद्घाटन करवाएंगे और उसके बाद 20 लाख रुपए देवर जी ने अपने प्रमोशन के लिए भी तो दिए हैं। कि तभी छोटा बेटा भी जोर जोर से चिल्लाता हुआ आया और बोला, माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, अब हम बेंगलुरु जाकर रहा करेंगे। कंपनी में मुझे जूनियर मैनेजर से मैनेजर बना दिया गया है। यह लो मिठाई और मुंह मीठा करो। तब बड़ी बहू बोली, बेंगलुरु? तो अब तुम दोनों बेंगलुरु में रहा करोगे क्या? छोटी बहू और बेटे ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो बड़ी बहू बोली, अच्छा, अगर तुम दोनों बेंगलुरु में रहोगे तो माँ जी किसके साथ रहेंगी? इस बार उन दोनों की बोलती बंद हो गई तो कावेरी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मेरा क्या है, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारे पिताजी जिए भी तो तुम्हारे लिए और मरे भी तो तुम्हारे लिए। वह अपने जीते जी जो काम ना कर सके, उनकी मौत के बाद जो पैसा मिला उससे तुम दोनों ने अपना वह काम कर लिया जो तुम्हें करना था। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगी। इतना कहकर कावेरी जी उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं और उनकी बड़ी बहू कनक मुंह बनाते हुए अपने पति समीर से कहती है, समीर, तुम्हारी माँ भी कितना ड्रामा करती हैं। तब समीर अपनी पत्नी कनक से कहता है कि कोई बात नहीं, जाने दो तुम इनको और कल के खाने की तैयारी करो। कल को मैंने बीमा एजेंट को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया है। सब कुछ अच्छा रहा तो कल 25 लाख हमें फिर मिल जाएंगे। और फिर इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। उधर बेचारी कावेरी जी विजय जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े बस रोए जा रही थीं। वह कह रही थीं, क्यों छोड़कर चले गए हो उसको, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। शाम हो ही चुकी थी। दोनों भाई छत पर खड़े होकर शराब पी रहे थे और छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा था,
भैया, ना जाने मुझे क्यों इतना डर लग रहा है। कल को बीमा एजेंट आएगा तो कहीं उसके सामने कुछ पोल पट्टी ना खुल जाए और कहीं वह ऑटो वाला किसी को कुछ बता ना दे। तब बड़ा भाई बोला, अरे नहीं नहीं, ऑटो वाला यहाँ है ही नहीं। मैंने तो उसे उस दिन पैसे देकर कह दिया था कि लंबे समय के लिए यहाँ से गायब हो जाना। लेकिन भैया, फिर भी मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी को कुछ शक तो नहीं होगा। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। तब बड़ा वाला भाई बोला, तू चिंता मत कर। उस दिन जब पापा घर से निकले थे तो मैंने ऑटो वाले को फ़ोन करके बता दिया था कि उसे टक्कर कैसे और किस तरीके से मारनी है, ताकि हम में से किसी पर भी किसी को कोई शक ना हो। तो बेकार में परेशान हो रहा है, परेशान मत हो। अगले दिन सुबह दरवाजे की बेल फिर से बजी। जैसे ही कावेरी जी ने गेट खोला तो सामने विजय शर्मा जी खड़े हुए थे। उन्हें एक व्यक्ति साथ लेकर आया था। बातचीत करने पर पता चला कि विजय जी का एक्सीडेंट होने के बाद वह नदी में गिर गए थे और वह उस आदमी को मिल गए। इतने समय से उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। जैसे ही उनकी याददाश्त वापस आई वैसे ही वह व्यक्ति उन्हें उसके घर ले आया। कावेरी जी विजय जी को देखकर फूली ही नहीं समा रही थीं। उन्होंने जल्दी जल्दी से जोर जोर से अपने बेटे और बहू को आवाज़ लगानी शुरू की, समीर, गौरव, देखो तो कौन आया है। जैसे ही दोनों भाई नीचे आए उन्होंने दरवाजे पर खड़े अपने पिता को देखा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह जिंदा कैसे हैं। दोनों बेटे और बहू के चेहरे एकदम से उतर गए। तब उनको देखकर विजय जी बोले, क्या हुआ बेटा, तुम लोग मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? तब झूठी हंसी हंसते हुए दोनों बोले, नहीं नहीं पिताजी, हम बहुत खुश हैं। माँ, आप पिताजी को अंदर लेकर जाइए और आराम करवाइए। जैसे ही वे दोनों अंदर गए तो दोनों भाइयों के मन में अफरा तफरी मच गई। चारों आपस में बात करके फुसफुसाने लगे। छोटा बेटा बोला, भैया, आप तो कह रहे थे कि पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे। हमने तो उनके बीमा का क्लेम भी ले लिया और वह तो वापस भी आ गए हैं। अगर किसी को कानों कान खबर हो गई कि पिताजी अभी जिंदा हैं तो सोचिए, हमारा जेल जाना तो पक्का ही है। सोचिए, न जाने कितने इल्ज़ाम लगेंगे हम पर, कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी। पहले तो बीमा कंपनी से फ्रॉड करने के जुर्म में, दूसरा सबकी झूठी शिनाख्त करने के जुर्म में, और पुलिस को धोखा देने के जुर्म में, और फिर जितना भी पैसा हमें क्लेम के रूप में मिला था वह सारा पैसा हम खर्च कर चुके हैं। अब वह पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? और अगर किसी को पता भी चल गया कि पिताजी जिंदा हैं तो हम क्या करेंगे भैया? तब बड़ा बेटा समीर बोला, तू चुप रहेगा थोड़ी देर, मुझे कुछ तो सोचने दे, कोई ना कोई हल इस चीज़ का निकलेगा ही। अब रात तो काटने दो, आज शाम हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिलहाल सब अपना हुलिया संभालो और शाम के खाने की तैयारी करो। शाम को बीमा कंपनी का एजेंट चेक देने के लिए आ रहा है। अब शाम हुई तो वह एजेंट उनके घर आया। उन्होंने बढ़िया खाना वाना खिलाया और बीमा कंपनी के एजेंट ने चेक निकालकर बड़े बेटे से कहा, अपनी माताजी को बुला देते तो यह चेक मैं माताजी को दे देता। माताजी, वह दरअसल रात हो गई है ना, तो माँ तो सो गई होंगी। आप ऐसा कीजिए, यह चेक मुझे ही दे दीजिए। बड़े बेटे समीर ने कहा तो वह बीमा कंपनी का एजेंट बोला, माफ़ कीजिएगा, यह चेक तो मैं आपकी माताजी को ही दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, उन्हें बुला दीजिए। उधर जब बहू अपनी सास को अंदर बुलाने के लिए गई तो उसकी सास ने विधवा के कपड़े उतारकर बढ़िया साड़ी, हार, मंगलसूत्र सब कुछ पहना हुआ था। उसको देखकर बहुत चौंक गई और बाहर आकर अपने पति के कान में बुदबुदाते हुए कहा तो पति ने उसे दोबारा कुछ कहा और वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ, वह एजेंट आपको बुला रहा है, लेकिन बाहर जाने से पहले आपको यह सफ़ेद साड़ी पहननी होगी। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर न जाने क्या सोचकर वह सफ़ेद साड़ी पहनकर बाहर आईं और चेक लेकर अपने बेटे के हाथ में थमाती हुई बोली कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें दिखाने अस्पताल जाना है। अब तो मैं चुप रह गई, लेकिन सुबह मैं ज़रूर उनको लेकर अस्पताल जाऊंगी। तुम जैसी नालायक औलाद का क्या भरोसा।
इतना कहकर कावेरी जी अपने कमरे में चली गईं। इधर उनके बेटे बहू सभी चिंता में डूब चुके थे। वह सब आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि आगे क्या करना है। उधर कावेरी जी अपने कमरे से पानी लेने के लिए आ ही रही थीं कि उनके बड़े बेटे ने कहा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पिताजी बीमार हैं तो मैं रात को उन्हें अस्पताल ले जाऊंगा और वहीं से उन्हें ट्रेन की पटरी पर रखाऊंगा। उनके पास से सारी चीज़ हटा दूंगा जिससे उनकी पहचान न हो सके, और इस तरीके से पिताजी खत्म हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम लोग जेल जाने से भी बच जाएंगे। कि तभी बड़ी बहू बोली, और माँ जी, उनका क्या करेंगे? उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, वरना तो वह सारी पोल खोल देंगी। जब वह ऐसी बातें आपस में कर रहे थे तो कावेरी जी ने उनकी बातें सुन ली थीं और वह भागकर अपने कमरे में पहुंची और विजय जी को उठाकर घर के बाहर निकालने के लिए दौड़ी कि उन्हें बाहर जाते हुए उनकी छोटी बहू ने देख लिया। पहले तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उससे ना हुआ तो उसने घर में शोर मचा दिया। अब आगे आगे बेचारी कावेरी जी और उनके पति विजय जी भाग रहे थे और पीछे पीछे उनके बेटे और बहू। विजय जी की पहले ही तबीयत कुछ खराब थी तो उनसे ज़्यादा दौड़ाना गया। कावेरी जी ने उन्हें बहुत हिम्मत दी कि थोड़ी ही दूर पर पुलिस स्टेशन है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। लेकिन जब उनसे बिल्कुल भी ना चला गया तो कावेरी जी ने उन्हें पार्क के एक छुपी हुई बेंच पर बिठाने के बाद खुद पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थीं और उनके पीछे पीछे उनके दोनों बहू और बेटे भी थे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें विजय जी भी मिल गए। अब छोटा बेटा बोला, भैया, पिताजी तो यहाँ हैं, लेकिन माँ कहाँ गई? अब इनका क्या करना है? कि बड़ा बेटा बोला, कुछ नहीं, जैसे सोचा था वैसे ही करना है। इनको मार देते हैं और फिर ट्रेन की पटरी के पास फेंक आएंगे। और जैसे ही उसने उन्हें करने के लिए पत्थर उठाकर उनके सर पर पटकना चाहा कि इतनी देर में कावेरी जी पुलिस के साथ वहां पहुंच चुकी थीं। पुलिस ने दोनों बहू और बेटों को हिरासत में ले लिया। इंसान औलाद को जन्म देता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, आबाद करता है, इस उम्मीद में कि जब वह बूढ़े हो जाएंगे तो औलाद उनकी देखभाल करेगी। लेकिन आजकल की औलाद अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को मारने तक के लिए एक बार भी नहीं सोचती। आज कावेरी जी अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रही हैं और उनके बहू बेटे जेल काट रहे हैं। औलाद को प्यार देना एक अलग बात है, लेकिन आप अपने लिए इंसान को ठोस कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाय बाय।